नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन रविवार का, संडे का, फुर्सत का। इस फुर्सत भरे माहौल में उठाते हैं एक ऐसा विषय जो छाया हुआ है साहब आजकल पूरे विश्व में, विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी। और वो विषय है दोस्तों मंदी, रिसेशन, यानी कि मंदी की बातें हो रही हैं चारों ओर। बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर, बड़े बड़े रेटिंग एजेंसियां, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, सब बड़े बड़े देश अब मंदी की बातें कर रहे हैं। और इसी मंदी के कारण जो साहब इक्विटी मार्केट है वो लगातार नीचे गिर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे क्या सच में मंदी आने वाली है या मंदी का मात्र एक डर हम लोगों को दिखा के साहब कहानी कुछ और लिखी जा रही है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, अगर बात करें पूरे विश्व में क्या हो रहा है इस समय, अगर आप विश्व में घटनाक्रम पे नजर डालोगे ना तो आपको सब जगह की पिक्चर अलग ही मिलेगी साहब, बिल्कुल कहानी अलग मिलेगी। यूरोप की बात करोगे तो वहां गैस संकट है, जो रसिया ने गैस रोक रखी है, इस कारण वहां दिक्कत परेशानी है। इस वजह से साहब वहां काम धंधा जो है वो कम है, उद्योग बंद पड़े हुए हैं, तो बेरोजगारी दर ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है। वहां की कहानी है ये यूरोप की। अमेरिका में कोरोना काल में बहुत सारी लिक्विडिटी लोगों को दे दी गई थी, पैसा दे दिया गया था, जिस कारण वहां जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। जब लिक्विडिटी की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना किसी देश में, ये पढ़ाया जाता है हम लोगों को, तो वहां पर क्या होता है कि जो डिमांड होती है ना दोस्तों, मूल्य का जो मुद्रा होती है उसका अवमूल्यन होने लगता है और डिमांड श्योर हो जाती है। यानी कि लोगों पे पैसा होता है, लोग बाग किसी भी कीमत पे उसे खरीदना चाहते हैं, फिर इस कारण वहां इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। यही तो कारण है कि साहब अमेरिका में इस मेरे ख्याल से 40-42 साल के सबसे टॉप पे इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो कहानी हर जगह की अलग अलग है। रशिया की कहानी अलग है, उसने यूक्रेन पे अटैक कर रखा है। श्रीलंका की कहानी अलग है क्योंकि वो पर्यटक स्थल है। बांग्लादेश की कहानी अलग है, उसकी अलग कहानी है। पाकिस्तान में अलग कहानी चल रही है साहब। तो चाइना में देखिए, चाइना में फिर से लॉकडाउन है, वहां की समस्या भी अलग है। यानी कि पूरे विश्व में दोस्तों समस्याएं अलग अलग है, हर जगह की अलग कहानी है। अगर बाहर के देशों की मंदी की बात की जाए तो मैं समझता हूं हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मंदी आएगी, ठीक है, वहां कंडीशन फेवरेबल मुझे लग रही है, आए ना आए बात की बात है, लेकिन कंडीशन फेवरेबल है मंदी की, रिसेशन की। लेकिन क्या अपने देश में, क्या अपने भारत देश में मंदी की बात कर रहे हो आप? मंदी की बात करने से पहले एक तरफ देखो साहब, ऑटो सेल नंबर उठा के देखिए आप, गाड़ियों की एडवांस बुकिंग है, 5-5, 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है मेरे भाई, एडवांस बुकिंग। परचेसिंग पावर का इंडेक्स देखिए आप, स्पेंडिंग देखिए आप, डिमांड देखिए इस देश की, अपने देश की बात कर रहा हूं। और साहब क्या हम हर चीज पर निर्भर है? एक क्रूड की मैं बात नहीं करता, तो अगर हम मैक्सिमम चीजों में दोस्तों आत्मनिर्भर हैं, मैक्सिमम चीजों में, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? फूड मेन होता है, फूड और क्रूड, फूड और क्रूड। तो फूड पे तो साहब हम आत्मनिर्भर है, क्रूड सस्ता हो ही रहा है, क्रूड सस्ता हो रहा है, कहां $120, कहां अब 92 के आसपास है कच्चा तेल, और इसीलिए तो विंडफॉल टैक्स घटाया है सरकार ने। तो हमारे देश की कहानी कुछ अलग है। इन्फ्लेशन अभी भी 7 के आसपास है, वैसे कुछ कम हुई है अगस्त में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो बयान आया है उससे देखते हुए कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कुछ नरमी के संकेत है इन्फ्लेशन में हमारे देश में, फिर भी 6 के ऊपर बनी हुई है। आरबीआई का जो साहब एक लिमिट होती है उसके ऊपर अभी भी इन्फ्लेशन बनी हुई है, लेकिन फिर भी अंडर कंट्रोल है। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, सरकार जहां पर देख रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है लगा रही है, ठीक है। अभी राइस पर, व्हीट पर, आयरन एंड और पर, तो हमारे देश में दोस्तों कहानी बिल्कुल अलग है। डिमांड है, हमारे देश में भी डिमांड है, डिमांड की कमी नहीं है, लेकिन उसी के हिसाब से वस्तुएं भी अवेलेबल है। प्रचुर मात्रा में यहाँ खाना है, फूड, प्रचुर मात्रा में यहाँ स्टील, सीमेंट, लोहा है,
बात अगर क्रूड की करें कि कच्चा तेल जिस पर हम मैक्सिमम निर्भर रहते हैं, जिस मैक्सिमम हमारा जो कैड होता है, यानी कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो सब इसी चीज पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा पैसा हम लोग किस पे खर्च करते हैं? क्रूड पे। लेकिन क्रूड दोस्तों अब थोड़ा सा सस्ता होने लगा है। तो ये कहानी है हमारे देश की, हमारी पूरी पिक्चर है, पूरी की पूरी साहब केंद्रित है इस समय क्रूड पर। और क्रूड इस समय नीचे है। रुपीज हमारा स्ट्रांग हो रहा है आरबीआई के कारण। आरबीआई ने जो डॉलर बेचे उस कारण साहब रुपीज हमारा स्ट्रांग हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें साहब निर्भर करती हैं इन्फ्लेशन के लिए अलग अलग चीजों पर। यूरोप में अलग है, अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, लेकिन हमारे देश में दोस्तों अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी है। क्रूड नीचे आ रहा है। हमें चाहिए क्या? हमारी इन्फ्लेशन ऊपर क्यों जाती है? क्रूड के कारण। अब क्रूड ही सस्ता होगा तो मैक्सिमम चीजें साहब अपनी ऑटोमेटिकली हमारे दायरे में आ जाएंगी या सस्ती हो जाएंगी। और दूसरी तरफ देखिए सरकार भी कितनी एक्टिव है साहब। कल ही साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉजिस्टिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। जानते हैं इसका फायदा? ये सप्लाई चेन को जो है दुरुस्त करेगा दोस्तों। सप्लाई चेन के कारण भी साहब इन्फ्लेशन बढ़ती है। लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में मैंने अपनी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे लगाई है, पढ़िएगा कि आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू करने की, इन्फ्लेशन से इसका क्या कंट्रोल मेरे ख्याल से संबंध है। इस सारी चीजों को जानने समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सप्लाई और डिमांड को अगर आप समझ गए फिर आप इन्फ्लेशन का पूरा खेल समझ जाओगे। तो हमारे देश में दोस्तों इन्फ्लेशन है अभी भी टॉप मतलब ऊपर चल रही है आरबीआई के मापदंडों से, लेकिन फिर भी दोस्तों अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो हमारे देश की कहानी दूसरे देशों की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी स्थिति में हम हैं, ठीक है। जब दिक्कत परेशानियां आती है, पूरे विश्व में इतना बड़ा साफ कोरोना संकट आया तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बचेंगे, हम भी बचेंगे, हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब कोरोना संकट पूरे विश्व में था, इतनी बड़ी साफ त्रासदी थी, तो उसको देखते हुए दोस्तों हमें भी थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार के जिस प्रकार के प्रयास हैं उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि हम इस मुश्किल भरे दौर में आगे और भी मुश्किलों से, यानी कि हम और भी ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाएंगे, ऐसा मुझे संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं तो कारण सिर्फ एक मानता हूं दोस्तों, बाजार में गिरावट होगा, और वो कारण है साहब एफआईआई का। ये बड़े दोस्तों चालाक होते हैं, चंट होते हैं। ये साहब ऐसा माहौल क्रिएशन पिक्चर बना देते हैं कि आपके अंदर पैनिक को बैठा के ये आपका माल ले जाते हैं। समझने की कोशिश करिए, ये सारा कुछ खेल होता है दोस्तों, सब कुछ खेल होता है। बाजार में बहुत तरह तरह के खेल होते हैं जो मैं आपको क्लास में बताता रहता हूं, और उसमें एक ये खेल भी होता है कि रूमर्स, और इन्हीं रूमर्स पे साहब बहुत से लोग अपना माल बेच देते हैं और उसी माल को कोई और खरीद लेते हैं। मेरी पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी वीडियो का जो सार है वो इस लाइन में छुपा हुआ है, यानी कि रूमर्स, पैनिक में बहुत से लोग अपना माल बेच देते हैं और बहुत से लोग उसी माल को दोस्तों खरीद लेते हैं। आपको अपने माल को नहीं बेचना है। हमारी ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास करना है। हमारा बाजार इतना कमजोर नहीं है जो साहब इन रूमर्स से, मंदी के डर से ढह जाएगा। मंदी कुछ नहीं है, सिर्फ ये मात्र एक डर है। मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये मात्र एक डर है मंदी का। मैं दूसरे देशों की बात नहीं करता, वहां की सिचुएशन अलग है। मैं अपने देश की बात करता हूं, जिस प्रकार मैं अध्ययन करता हूं। प्रॉब्लम यहां भी है, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए सरकार पूरी तरह काम भी कर रही है, यानी कि पूरी तरह हमारी सरकार मुस्तैद भी है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में मंदी से का मेरे ख्याल से कोई खतरा है। दिक्कत परेशानी यहां भी है, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई के जो मापदंड है उनसे ऊपर बने रहना, सब ये देखिए ना। और समझने की कोशिश करिए कि जब बारिश की आवश्यकता थी तब बारिश हुई नहीं, और अब इतनी बारिश है कि कहीं कहीं बाढ़ आ गई।
बेंगलुरु, लखनऊ, देख रहे हैं आप। तो परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिए। बिहार में बाढ़ है। अभी मेरे एक परिचित थे, मैं बात कर रहा था उनसे, तो वो कह रहे थे कि साहब इतना पानी बरस रहा है कि बिहार में जो सूखा पड़ा हुआ था, रोज धान में पानी देना पड़ रहा था, अब साहब बाढ़ के कारण उस पानी के सूखने की साहब हम दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि पानी से भी दोस्तों फसलें खराब हो जाती है ज्यादा। तो सिस्टम यानी कि परिस्थितियां अभी भी फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये सब चलता रहता है। दिक्कत परेशानी दोस्तों आती रहती हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी इंप्लीमेंट्स घोषणाएं हो रही हैं, और उसी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अपने देश में कोई मंदी जैसा खतरा मंडरा रहा है। बाकी विश्व है साहब, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब जर्मनी का जैसे एक बयान आता है कि साहब हमें विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपनी सेनाओं को मजबूत करना पड़ेगा, रशिया से हमें ऐसी संभावना है, क्योंकि रशिया ने उनको गैस नहीं दी, इस वजह से साहब दिक्कत परेशानी है जर्मनी के लिए, और रशिया उनके लिए एक सबसे बड़ा दिक्कत परेशानी का कारण हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इस समय। रशिया यूक्रेन के कारण अनाज का संकट पहले से ही है विश्व में, फिर भारत ने भी साहब बैन लगा रखा है, अभी राइस पे लगा दिया था, और ज्यादा क्रिटिकल समस्या हो जाएगी पूरे विश्व के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे देश की कंडीशन दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत ठीक है और बहुत अच्छी स्थिति में है। ये मंदी का डर सिर्फ एक कोरी रूमर्स है। दूसरे देशों की मैं बात नहीं करता, मैं फिर कह रहा हूं दूसरे देशों के मैंने कारण आपको बता दिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अपने देश की। मुझे नहीं लगता कि अपने देश में मंदी जैसी कोई बात है। बात अगर इन्फ्लेशन की है, हाँ इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है, जिसको कम करने के लिए आरबीआई और सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और वो काम कर भी रहे हैं। बात करेंसी की है, करेंसी भी साहब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ऊपर से नीचे अब करेंसी आ रही है। एफआईआई की अगर बात करें, क्या एफआईआई भारत में पैसा लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे साहब, क्यों नहीं लाएंगे? और जगह बताइए कहां ले जाएंगे पैसा? अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे? कहां? उनकी तो मजबूरी बन जाएगी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। तो बहुत सारे दोस्तों मेरे ख्याल से विषय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक वीडियो में समझाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होता। इतना समझ लीजिए कि मंदी का जो वातावरण है, जो बनाया जा रहा है, वो मात्र एक रूमर्स है, पैनिक है। इस तरह की मंदी मैं अपने देश में आते हुए कतई नहीं देख रहा। हाँ वो सिस्टम ही, अगर कोई सा मेरे ख्याल से चैप्टर जो है, वो सिलेबस जो है वो बाहर से ही आ जाए, यानी कि हमारे चैप्टर में से वो सिलेबस आए ही ना, तो मैं कह नहीं सकता। रशिया यूक्रेन पर बहुत भारी मात्रा में हमला कर दे जर्मनी से, या फिर सब आपस में एक दूसरे से भिड़ जाए, तो वो तो कहानी ही बदल जाएगी पूरी, फिर तो चीजें ही बदल जाएंगी, फिर कहां इक्विटी मार्केट ठहरे। हाँ फिर भी मैं ये कहूंगा कि अपने जो इंडियन मार्केट है, अपने इक्विटी मार्केट है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। देखिए अगर बाजार महंगे हैं तो वो चीजें आप ऑपरेटर पे छोड़ दीजिए, उसे कम करना आता है। एक ही दिन में 300-400 पॉइंट गिरा के बैलेंस कर देगा। बैंक निफ्टी को ओवरसोल्ड से, ओवरबॉट से ओवरसोल्ड भी वो करना जानता है। 300-400 पॉइंट की एक ही दिन में अगर गिरावट है तो आप समझिए कि सारी चीजें सुधर जाएंगी। आरएसआई, एमएसएडी, बॉलिंजर सब कुछ सुधर जाएगा एक ही दिन में। जो बैंक निफ्टी ओवरबॉट था वो एक दिन में आपको ओवरसोल्ड लगने लगेगा। जो पीसीआर ऊपर है वो एक ही दिन में पीसीआर आपको नीचे नजर आएगा। ये खेल होता है सब कुछ ऑपरेटर का। समझिए एफआईआई को, क्योंकि ये बड़े चालाक होते हैं, ये कुछ दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनको ही आपको समझना है। बिहाइंड द स्क्रीन आपको चीजों को जानना है, समझना है। दिक्कत प्रॉब्लम यहां भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पूरे विश्व में है। मंदी का खतरा जितना पूरे विश्व में ज्यादा है उतना हमारे यहां नहीं है। ऑर्डर सेल नंबर देखिए, बहुत सारी चीजों पे नजर डालिए। कुछ डाटा होते हैं जो बताते हैं कि इन्फ्लेशन और साहब मंदी किस कदर आती है। वो सारी चीजों को देख के समझने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी मार्केट दोस्तों गिरेगा नहीं, क्योंकि यहां अभी सिर्फ शुरुआत है। मात्र 10 करोड़ के आसपास की डीमैट खुले हैं, और जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो सोचिए कि क्या हाल होगा। तो लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में रहेगी आने वाले समय में। बाजार मुझे नहीं लगता कि अपने इतने कमजोर हैं जो गिर जाएंगे मात्र मंदी के रूमर्स पे।
जो डीमैट की संख्या है वो ऊपर नीचे हो सकती है, उसको थोड़ा सा आप आकलन कर लीजिए। और मुझे आगे दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।